गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें शुरू। आज हमें रिवीजन करना है एक भारी भरकम चैप्टर का, और चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि अगर आप भारत का डेवलपमेंट चाहते हो, वाकई में भारत का डेवलपमेंट चाहते हो, तो सबसे पहले आपको रूरल एरिया का क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज रूरल एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और भारत की जो ज्यादातर जनता है मतलब 22% लोग लगभग भारत में अपना जीवन जो यापन करते हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे करते हैं। और वो पॉवर्टी लाइन अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है। वो गवर्नमेंट ने जो नंबर रिलीज करके रखे हैं कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, वो नंबर अपने आप में बहुत कम है ना। माने सरकार ऐसे बोलती है 1000 रुपए महीना अगर कमाते हो तुम, उससे ज्यादा कमाते हो तो तुम अमीर हो। और फिर भी गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि 22% के आसपास लोग है ना उस गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। और उनमें से ज्यादातर जो रहने वाले लोग हैं वो कहां पे रहते हैं? रूरल एरिया में। कहां पे रहते हैं? तो रूरल एरिया में काफी दिक्कत है। रूरल भारत में, रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा क्या है? दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें इस चैप्टर में हमने पढ़ी है। आज उन्हें हम क्या करेंगे, एक बार देखेंगे कि भाई क्या क्या दिक्कतें थी, उन्हें कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सस्टेनेबल वे क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें बच्चों हमें देखनी है। तो कह रहे हैं कि भारत की रियल प्रोग्रेस तो तभी होगी जब रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। अब रूरल एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों यहाँ पे मेजर तौर पे दो चीजें हैं। एक तो आपको रूरल बैंकिंग यानी कि जो क्रेडिट सिस्टम है उसको समझना है, और दूसरा जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है उसको समझना है। और फिर कुछ छोटी चीजें हैं, ठीक है ना, जो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये बाद में हम बात करते हैं किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो उस तरह की चीजें हमें यहाँ पे रिकॉल करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों पहले किससे? रूरल डेवलपमेंट से। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात करते हैं, उनके इकोनॉमिक वेलबींग की बात करते हैं। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूरल डेवलपमेंट। यानी कि वो पैसा भी ज्यादा कमाए और वो अपनी जिंदगी में अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या कर सके? रेज कर सके। दोनों ही चीजों की जब हम बात करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है, वंस अगेन, कि जहां पे हम किसको इंप्रूव करने की बात करते हैं? हाँ जी बोलो, किसको इंप्रूव करने की बात करते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात करते हैं, और साथ में इकोनॉमिक वेलबींग की बात करते हैं। किन के इकोनॉमिक वेलबींग की? अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों की, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की। जो रूरल डेवलपमेंट ये जो टर्म है बच्चों, ये खाली इसका मकसद किससे नहीं है? केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से इसका केवल मकसद नहीं है। क्योंकि खाली डेवलपमेंट रूरल एरिया का ऐसे नहीं होगा कि तुम एग्रीकल्चर को डेवलप कर दोगे, ग्रो कर दोगे तो रूरल एरिया का क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। आपको और भी एस्पेक्ट में, और भी एरियाज में, और भी डोमेन में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। भैया वो कौन कौन से डोमेन है, कौन कौन से एरियाज है जहां पे हमें काम करना पड़ेगा, वो नीचे बताइए, अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि खाली एग्रीकल्चर में ही नहीं, आपको और भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर पाओ? लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर पाओ, जो लोग कहां पे रहते हैं? रूरल एरिया में रहते हैं। इसका मकसद होता है क्या? ताकि आप वही वंस अगेन चीजों को रिपीट कर रहे हैं कि जो आप इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन है लोगों की, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी, वो कंडीशन को क्या कर सको? आप इंप्रूव कर सको। कौन सी कंडीशन को? इकोनॉमिक कंडीशन को और सोशल कंडीशन को। सोशल कंडीशन मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इकोनॉमिक वेलबींग करना उनका, ठीक है ना। अब वो करने के लिए जैसे कि उन्होंने बोला कि मात्र एग्रीकल्चर में ही आपको ऑपरेट नहीं करना है, आपको और चीजें भी करनी है। जैसे कि वो प्रोसेस क्या है रूरल डेवलपमेंट की? आपको क्या करना होगा? ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना होगा। जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको डेवलप करना होगा, उनकी ट्रेनिंग को इंश्योर करना होगा, है ना। उनको, आपको ओवरऑल उनकी ग्रोथ को क्या करना होगा? इंश्योर करना होगा। नई नई टेक्निक्स उन्हें क्या करनी होगी? सिखानी होगी। आज के जमाने के हिसाब से, डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्हें क्या करना होगा? हमें ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा? इंफ्रा। आपको रोड्स क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्ट करानी, बिल्ड करनी पड़ेगी आपको, है ना। आपको हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, तो वो सारी चीजें, ठीक है ना। प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाने, वेयर हाउस बनाने हैं ताकि फार्मर्स को भी क्या मिले? हेल्प मिले। तो आपको इंफ्रा डेवलप करना होगा। लैंड रिफॉर्म्स करने होंगे। क्या करने होंगे? जो छोटे छोटे लैंडलेस लेबरर है या मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, उनके लिए आपको क्या करने होंगे? रिफॉर्म्स करने होंगे ताकि ये मेक श्योर हो सके कि भारत की तरक्की में
सभी लोगों को क्या हो, योगदान हो, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, और उनको वो भी, क्योंकि उनको भी हक है भाई अपनी जीविका चलाने का, ठीक है ना। रिसोर्सेज उन्हें भी अवेलेबल होने चाहिए, और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की बनती है, ठीक है ना। आगे सरकार ने क्या चलाने चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए। इस तरह की योजनाएं चलानी चाहिए जहां पे क्या होता है, जिनसे हम पॉवर्टी को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह है, इस तरीके से हो गए, या कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है वो हो गए, या आपने एक मनरेगा का नाम सुना होगा। गवर्नमेंट एक पॉलिसी चलाती है, एक स्कीम चलाती है मनरेगा, ठीक है ना, जहाँ पे वो लोगों को क्या देने की बात करती है, जो लोग बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने की बात करती है। एक मिनिमम गारंटी होती है, कितने दिन तो आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और आपको प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या करने होंगे, डेवलप करने होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने होंगे आपको जो स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको उनकी ब्रांचेस खोलनी होगी, उनके अलग अलग गांव में जाकर के, ठीक है ना, जहाँ पे क्या कर सके कि जो किसान है उन्हें जो भी हेल्प लगे वो ले सके, है ना। मिट्टी की टेस्टिंग करानी है, मिट्टी की फर्टिलिटी क्या करानी है, चेक करानी है, उसके न्यूट्रिएंट्स बराबर से मेंटेन करने हैं। और तुम्हें क्या चाहिए, और भी नॉलेज चाहिए कि हम और कैसे एग्रीकल्चर को ग्रो कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देश की तरक्की को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, है ना, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटर्स वगैरह भी आपको चलाने होंगे, ठीक है। बात करते हैं बच्चों पहली प्रॉब्लम की, जो रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत बड़े स्तर पे पाई जाती है, और वो कौन सा एरिया है, रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट, ठीक है ना। कह रहे कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स को किसको लेकर के, विटामिन एम को लेकर के बड़ी दिक्कत रहती है। बिकॉज एक काफी लंबा अरसा हो जाता है कि फसल को बोने से लेकर के और पैसा मिलने तक, मतलब पैसे के जाने से पैसे के आने तक, पैसे के जाने से पैसे के आने तक, पैसे के जाने से पैसे के आने तक। बच्चों बिजनेस में भी पढ़ाऊंगा अभी उधर ही, ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उधर भी पढ़ाऊंगा। ये चीज होती है ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल। तो जब हमने फसल बोई, मतलब हमारे पास से पैसा गया, सीड्स वगैरह लेके आए हम, फर्टिलाइजर्स वगैरह, बाकी जो भी चीजें हैं, लेबर वगैरह हमने लगाई, और पैसा जब तक आएगा ये बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। मीन टाइम में, यानी कि वो जो बीच का जो टाइम होता है उसमें फार्मर को ऑपरेटिंग खर्चे चाहिए होते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, अब तो सारे बच्चे समझ सकते हैं ना, वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के आए आप, कि डे टू डे जो रूटीन नेचर के जो खर्चे होते हैं उनको करने के लिए, ठीक है ना। उसे अपनी लाइफ भी चलानी है, अपनी फैमिली भी चलानी है, उसे जो फार्म्स वगैरह है उनको भी क्या करना, उनकी भी केयर करनी है, उन्हें मेंटेन करना है, तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। लाइव स्टॉक अगर वो रखता है तो उसे भी मेंटेन करना है, तो पैसा चाहिए। तो वो पैसों की दिक्कतें आती थी। अब जो सोर्सेस थे पहले वो कुछ क्या थे, इनफॉर्मल सोर्सेस थे। फिर बाद में पिक्चर में कौन भी आए, फॉर्मल सोर्सेज। अब फिर हमें वही पढ़ने हैं कि इनफॉर्मल में क्या था और फॉर्मल में क्या था, क्या क्या दिक्कतें थी, कैसे कैसे, वो सारी चीजें। तो कह रहे कि क्रेडिट बहुत जरूरी हो जाता है क्या करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए और फार्मर्स के इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग के लिए। तो एक इफेक्टिव जो रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और इनकम के लिए। अब देखते हैं वही सोर्सेज रूरल क्रेडिट के कौन से होते हैं। दो सोर्स होते हैं बच्चों, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दूसरा इंस्टीट्यूशनल। अभी तक मैंने वापस से एक भूमिका ही बनाई है रूरल डेवलपमेंट की रिवीजन में भी, कि जो बच्चों ने कभी भी नहीं पढ़ा रूरल डेवलपमेंट उन्हें समझ में आए कि इसमें करने क्या वाले हैं, ठीक है ना। तो अब बात कर रहे हैं किसकी, सोर्सेज की। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत नॉमिनल सा टॉपिक है। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट दो होते हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरे बच्चों नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है इनफॉर्मल। क्या होते हैं, इनफॉर्मल। और ये होते हैं फॉर्मल। कौन से होते हैं, फॉर्मल, ठीक है ना। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल की, उसमें बोल रहे हैं कि जो ज्यादातर जो पैसा लेते हैं फार्मर्स लोग, वो कहां से लेते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल से लेते हैं। किससे लेते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल से लेते हैं। इनमें कौन कौन होते हैं, चार पार्टी हमने इधर पढ़ी थी बच्चों, मनी लैंडर्स, रिलेटिव्स, दूसरा तीसरा ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, और चौथा रिच लैंडलॉर्ड। वंस अगेन आप बोलिएगा, मेरा मतलब इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट वन इज मनी लैंडर्स एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव्स एंड द थर्ड वन इज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स एंड द लास्ट वन इज रिच लैंडलॉर्ड। मनी लैंडर्स कौन होते हैं, जिनका काम ही क्या है, साहूकार, जिनका काम ही क्या है, ब्याज पे पैसा देना। सेठ जी पैसा चाहिए, ले जा, कुछ गिरवी रखवा दे, कोई पूछताछ नहीं है, सारी मतलब प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी तुमने, ठीक है, पैसा ले गए। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई रहता है, ठीक है।
दुख के दिनों में कौन भी काम में आते हैं? रिलेटिव काम में आते हैं, है ना। कभी कभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं, लेकिन आजकल के रिश्तेदार ऐसे रहे नहीं है। अब वो क्या रहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। लेना भी चाहिए, सही भी है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है ना भाई। इकोनॉमिक्स के बच्चे हो आप, है ना, और आपको समझ में आना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। क्या लगती है? वो रिलेटिव अगर ये सोचे काश ये पैसा मैं इसको ना देता, कहीं और लगा देता, तो वहां से भी तो रिटर्न आती ना। तो बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो रिलेटिव भी सुख दुख के टाइम में क्या आ जाते हैं, काम में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये एक इनफॉर्मल लोन्स टाइप के होते हैं कि जरूरत पड़ने पे ले जाते हैं, और जब जरूरत हमारी पूरी हो जाती है, काम हमारा पूरा हो जाता है, तो हम ये विद इंटरेस्ट क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट क्या करते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आड़ती टाइप के लोग होते हैं, जो अपना धंधा भी करते हैं और पैसा उधार भी देते हैं साथ में। लेकिन सबको नहीं देते ये पैसा उधार, जो लोग इनसे कनेक्टेड होते हैं, है ना, जो इनके सप्लायर होते हैं खासकर उनको। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये ना कुछ शर्त लगाते थे। क्या लगाते थे? शर्त। मतलब ऐसे नहीं कि तेरा भाई कह रहा आज बारिश आएगी, ऐसी शर्त नहीं। ऐसी शर्त कि भाई देख आज तुझे मैं क्या दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, है ना, पैसा ले जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो हम, क्योंकि हमारा काम पैसा देने का है नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुझे क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, हम ज्यादा चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? इतना तक तो सही था। ये तो काम कौन भी करते थे, कौन भी करते थे ऊपर, मनी लेंडर भी करते थे। इनके साथ में एक चीज और जुड़ी हुई थी, ये बोलते थे कि भाई देख तू, तेरी जब प्रोडक्शन आएगी, फार्मर को बोलते हैं कि तेरी जो क्रॉप क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, उस केस में वो किसी और को नहीं बेचेगा, तू मेरे को बेचेगा, और वो भी इस रेट पे। जो रेट क्या होता था, ज्यादा के कम, कम। तो उसको डबल डबल मार पड़ती थी, किसको, फार्मर को। एक तो ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, ऊपर से फसल बिकेगी तो उसको ही बिकेगी और कम। ये तो बिल्कुल अंग्रेजों जैसा किया ना, जैसे अंग्रेज करते थे, साला व्यापार करना है तो हमारे साथ करना है, नहीं तो करना नहीं है। आपने रेस्ट्रिक्शन लगाई कि 50% से ज्यादा हमारे साथ ही करना पड़ेगा व्यापार, तो वो एक्सप्लॉइट करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिच लैंडलॉर्ड। ये जमींदार होते हैं, ऊपर वाले साहूकार होते हैं, ये कौन होते हैं, जमींदार होते हैं, है ना। जो जमींदार साहब होते हैं, ठाकुर साहब होते हैं अक्सर, ठीक है ना, जिनके पास मतलब कोई हिसाब नहीं है, कितनी जमीन है, कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, किस किस के पास है, कौन यूज कर रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है, नौकर चक्कर लग रहे हैं, ठीक है ना। लोग ये इधर से निकल रहे हैं, रोड से निकल रहे हैं, लोग चरणों में लेट जा रहे हैं, ठाकुर साहब, ठीक है ना, कह रहे जी मेरी लड़की की शादी है, मुझे पैसा चाहिए, तो ऐसे करके रिच लैंडलॉर्ड, ठीक है ना। तो इनको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है फार्मर्स को, तो वो रिच लैंडलॉर्ड को भी क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। वही बच्चों ये भी वही करते थे कि पैसा देते थे, कोलेटरल रखवा लेते थे, अकाउंट्स मैनिपुलेशन ये कॉमन प्रैक्टिस थी सभी में, चाहे वो कौन हो, आपके रिच लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो मनी लेंडर्स हो, ठीक है ना। तो उसने किस्त दी, नहीं जमा करी, जबरदस्ती उसे ब्याज क्या लगा दिया, और ज्यादा लगा दिया, थोड़ी बहुत एक आध क्या हुआ, किस्त आगे पीछे हुआ देने में, तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, अपनी कस्टडी में कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके की चीजें थी। तो ये हुए बच्चों नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इन चीजों से परेशान होकर के सरकार ने 1969 में किसको लेके आना पड़ा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को, क्योंकि 1969 में बच्चों बैंक्स का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। बोलो क्या हुआ, नेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो कह रहे 1969 में एक बड़ा चेंज हुआ, और भारत सरकार ने रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, खासकर रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, और बाकी देश की तरक्की के लिए, क्योंकि देश की तरक्की किसमें ही है, जैसे वो बोलते हैं ना, तुम्हारी रजा में ही मेरी राजी, तुम्हारी रजा में ही मेरी राजी। मतलब ऐसे बोलते भारत का डेवलपमेंट होगा कब, जब रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो भारत की ग्रोथ के लिए और अल्टीमेटली मतलब क्या है कि क्या करना पड़ा, हमें रूरल एरिया को डेवलप करना पड़ा। तो 1969 में गवर्नमेंट ने क्या लेके आया, ये बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, जहां पे बैंक को तो पूरा नेशन वाइड क्या किया गया, फैलाया गया। उनमें खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ज्यादा तवज्जो दी गई किसको, रूरल एरिया को, क्योंकि उनके लिए तो स्पेशली आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया, लैंड डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश किया, इनफैक्ट नाबार्ड जैसी क्या संस्था को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, ठीक है ना। तो वो चीज देखनी है यहाँ पे। अब बच्चों इसके कई सारे सोर्स है, आई थिंक 6 और 7 सोर्स है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं ताकि सारे हमारे माइंड में, क्या अभी पढ़ के तो आए, इधर माइंड में सेट भी कर लेते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट, अभी क्या क्या होता है एक एक मैं बताता हूँ आपको। कोऑपरेटिव क्रेडिट है, नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट बैंक, नेक्स्ट है बच्चों कमर्शियल बैंक क्रेडिट, चौथा है फिर आपका आरआरबीज, पांचवा है गवर्नमेंट, फिर है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आई थिंक यही है, 7 है। कितने हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल कितने हैं बच्चे लोगों, कुछ भी बोलते हो, 4। कितने हैं, 4। यार ये स्क्रीन क्या हो रही है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बच्चों कितने होते हैं,
4, कितने होते हैं? और इंस्टीट्यूशनल कितने होते हैं? 7। 7 में कौन, पहले कुछ 4 बताओगे क्या? मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स। इधर 7 कौन कौन है? कोऑपरेटिव क्रेडिट, दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक, तीसरा कमर्शियल बैंक क्रेडिट, चौथा आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, पांचवा गवर्नमेंट नहीं बोला भी आपने, वंस अगेन कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, चौथा आरआरबी, वेरी गुड, गवर्नमेंट, नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजीज। तो 7 हो गए। कोऑपरेटिव क्रेडिट क्या होते हैं बच्चों? ये एक टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। क्या होती है? ये क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ये क्या करते हैं? जहां पे कुछ लोग मिलते हैं और कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं? सारे बच्चों को पता 10 लोग चाहिए होते हैं, वो भी अडल्ट चाहिए है ना, 18 साल के ऊपर 10 लोग, वेदर मेल हो फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बना सकते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट बना सकते हैं, जहां पे क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, इनके मेंबर्स एक तो एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर जरूरत पड़ने पे अपने ही मेंबर में से जिसको जरूरत पड़ती है उसको क्या कर देते हैं? एज अ लोन दे देते हैं, वो भी सस्ते रेट पे। कौन से रेट पे? सस्ते रेट पे। और वहां पे भी जो पेमेंट की, रीपेमेंट की जो टर्म्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आप किस्तों में भी दे सकते हो, जैसे चाहे, वो आपस का मसला है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट होती है ये ऐसे रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। क्या करानी पड़ती है? कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। तो ये रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश किया गया किस पर्पस से? किस पर्पस से? ताकि आप या तो परमानेंटली क्या करा सको, लैंड का डेवलपमेंट करा सको, या बाकी क्या कर सको, जो ओल्ड जो क्या है आपका, जो आपका अपने लोन वगैरह लिया है उसको क्या कर सको, रीपे कर सको, या आप क्या कर सको, जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, उन्हें परचेज कर सको। ये 3 पर्पस यहाँ पे बताए हैं। लैंड के परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए, दूसरा आपको कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट्स खरीदने उनके लिए, और साथ में पुराना कोई आपने लोन लेके रखा है तो उसको चुकाने के। ऐसा होता है ना बेटा कि तुमने नॉन इंस्टीट्यूशनल से क्या लेके रखा है, लोन लेके रखा है, अब बहुत ज्यादा तुम्हारे मेंटली तुम ना बहुत मतलब हैरेसमेंट हो रहा है तुम्हारा बहुत ज्यादा, उधर से ब्याज देना पड़ रहा है, वो मैनिपुलेशन कर रहा है, प्रॉपर्टी अपनी कस्टडी में ले ली। गवर्नमेंट ने बोला कि ताकि तुम्हें रिलैक्सेशन मिल सके तो हम एलडीबी लैंड डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एक काम करो हमारे से लोन लो, उसका चुका दो, कम से कम कुछ तो तसल्ली रहेगी, मैनिपुलेशन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मेंटल हरासमेंट नहीं होगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। दैट्स व्हाई बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं मिलता था लोन कभी। तुम सोचो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो लोन देते थे वो ऐसे देते थे, वो क्या करते थे, इसके अगेंस्ट क्या करते थे, मतलब वो प्रॉपर्टी रखवाते थे। क्या रखवाते थे? चार्ज। वेरी गुड, वो बच्चा बिल्कुल सही बोलता है, चार्ज क्रिएट करते थे। क्या क्रिएट करते थे? समझाया हुआ आपको चार्ज क्या होता है, यानी कि अरे प्रॉपर्टी गिरवी रखते थे बच्चे लोगों। क्या रखते थे? प्रॉपर्टी गिरवी रखते थे। पहले बुलेट में ही तो बोला उसने कि वो प्रॉपर्टी गिरवी रखवा करके क्या करते थे, देते थे लोन, और वो किस पर्पस में, दूसरे बुलेट में बोला है। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक क्रेडिट। ये नॉर्मल है बच्चों, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं वो जो फार्मर्स को क्रेडिट देते हैं वो ये है ना। उसमें बात वो ये की गई है रिपीटेशन में कि नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, और उसके बाद से क्या हुआ कि जो कमर्शियल बैंक थे, जो जिनकी पहुंच कहां तक नहीं थी, रूरल एरिया तक नहीं थी, तो उनको वहां तक पहुंचाया गया, इसकी बात की है। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप के बैंक क्या किए गए, एस्टैब्लिश किए गए, जिनको क्या बोला गया, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। इन बैंक्स को तो खासकर रूरल एरिया के लिए ही क्या किए गए थे, एस्टैब्लिश किए गए थे, कि जिन दूर दराज के इलाकों में दूर दूर तक कोई भी बैंक नजर नहीं आता है ना, कि जब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता तो ऐसा नहीं कि गब्बर आता है, कौन आते हैं, आरआरबी आते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना। जब दूर दूर तक भी कोई बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है ना। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था क्रेडिट देना या बाकी दूसरी फैसिलिटीज देना, खासकर किसको, मार्जिनल फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर को, आर्टिसंस को, और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, वो भी खासकर मतलब किस में ही, रूरल एरिया, अर्बन में नहीं, रूरल एरिया में। नेक्स्ट है आपके दुख की घड़ी में कौन भी काम में आती थी, गवर्नमेंट, है ना। आप लेट्स सपोज बर्बाद हो गए किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, आपको नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट ऐसे उस आपके दुख की घड़ी में लोन देती थी, जो कि जिनका बहुत नॉमिनल सा ब्याज का रेट रहता था, वो लगभग कितना, 6%। इन लोन्स को क्या बोला जाता है बच्चों, तकावी लोन्स। क्या बोला जाता है, तकावी लोन्स।
नेक्स्ट है बच्चों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना कब की गई बच्चों? 12 जुलाई 1982 में, और ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया इसका, तब इसकी क्या हुई? एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये एपेक्स बैंक होता है किसका? रूरल, जो रूरल में जो संस्थाएं काम करती है ना, किसको लेकर के? एग्री, उसको लेकर के, क्रेडिट वगैरह को लेकर के, उनकी एपेक्स बॉडी है। नमन भैया, सबकी एपेक्स बॉडी कौन है? आरबीआई। तो ये जो रूरल एरिया में खासकर काम कर रहे हैं, उनकी एपेक्स बॉडी है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये किसको कोऑर्डिनेट करते थे? किसकी फंक्शनिंग को? डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वर्किंग को, जो किसके लिए काम कर रहे हैं? रूरल क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं, है ना। इनका ऑब्जेक्टिव होता था किसको प्रमोट करना? हेल्थ और स्ट्रेंथ को प्रमोट करना। किसकी? जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि ऊपर वाले जो हमने पढ़े, कोऑपरेटिव्स पढ़े, कमर्शियल बैंक हो गए, आरआरबी। आरआरबी का ये ऐसे मानो बैक होता था, क्या होता था? सॉरी, आरआरबी मतलब केवल आरआरबी का नहीं, बाकी और लोगों का भी। आरआरबी, कोऑपरेटिव्स हुए, या बाकी आपके कमर्शियल, जो कमर्शियल बैंक खासकर किस एरिया में काम कर रहे हैं? रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, तो उनके बैकएंड में रहता था ये, ठीक है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए कि तुम करो काम, कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो हमें बैंक में सपोर्ट कर। जैसे एक टीचर रहता ना बच्चे के साथ कि बेटा तुम पढ़ो, ठीक है ना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ कि तुम्हें जो भी डाउट लगेंगे, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिएगी, अपन लोग तुम्हारे साथ है ना। तुम्हारा रथ खींचने के लिए हम तैयार है, तुम तो बस युद्ध के मैदान में उतर जाओ, ठीक है ना। तो वैसा, तो वैसे काम करते थे कौन? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। वो कह रहे अभी ये काफी, ये भी जरूरी हो जाता है ये भी देखना कि ये क्या तो देते थे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंस वाली जो फैसिलिटीज थी वो तो देते ही थे, या जो फाइनेंस तो देते ही थे, ये क्या भी देते थे बच्चों? ये असिस्टेंस देते थे किसको? नॉन फार्म सेक्टर को भी, ठीक है ना, ताकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके। क्या हो सके? कंबाइंड डेवलपमेंट हो सके, और प्रॉस्पेरिटी, लोग क्या रह सके? समृद्ध रह सके, खुश रह सके, है ना, किसमें? बैकवर्ड रूरल एरियाज में। नाबार्ड और क्या भी करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स भी मेंटेन करता है। अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर में क्या करना चाहता है? रिसर्च करना चाहता है, तो उसके लिए भी इनके पास फंड्स होते हैं, ये रिसर्च करने के लिए भी फंड्स अलोकेट करते हैं, अलॉट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नमन भैया बस पहले ही बता दो, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उनसे अलग कैसे है? जो कोऑपरेटिव क्रेडिट होते थे बच्चों, वो तो क्या है, उसके लिए आपको 10 मेंबर चाहिए, वो जो एडल्ट मेंबर होंगे। यहाँ पे खासकर किसकी भागीदारी थी? महिलाओं की भागीदारी थी। इनके लिए कोई ऐसा रजिस्टर कुछ नहीं कराना है। जो बिल्कुल समाज के जो पिछड़ा हुआ जो सेक्शन, जिनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिले, तो उनमें से भी खासकर जो महिलाएं, तो वो अपने क्या करती? ग्रुप्स बनाती थी, छोटी छोटी जो अपनी सेविंग्स थी वो इकट्ठा करती थी, और आपस में ही मेंबर को क्या करती थी? वो लोन के फॉर्म में देती थी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कॉन्सेप्ट किसके जैसा ही है? कोऑपरेटिव क्रेडिट के जैसा ही है, लेकिन डिफरेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक चलाया गया प्रोग्राम करके कि भाई तुम अपनी खुद ही हेल्प करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां पे तुम अपनी, किसी और के ऊपर तुम्हें डिपेंड ना होना पड़े, अपनी हेल्प तुम खुद ही करो। जैसे बोला जाता ना कि आप दूसरों की भी हेल्प जब ही कर सकते हो जब आप खुद की हेल्प करोगे, तो वो वही चीज है यहाँ पे कि भाई तुम बाकी चीजें बाद में सोचेंगे, पहले तुम खुद की हेल्प करो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। तो एसएचजी एक ऐसा प्रोग्राम निकल के आया, काफी बड़ा प्रोग्राम निकल के आया, जो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम था। मतलब प्रोग्राम था माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, जहाँ पे छोटी छोटी अमाउंट क्या दी जाती थी, लोन की फॉर्म में दी जाती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होके निकला, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये पिछले सालों में कुछ ऐसा कुछ करके हुआ यहाँ पे खासकर इसका जो फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है? रूरल पुअर के ऊपर रहता है, जिनके पास कोई भी सस्टेनेबल एक्सेस नहीं है। किसका? फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का, मतलब जिनको क्या नहीं अवेलेबल हुआ जिंदगी में, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं हुआ, उनके लिए क्या चलाए गए? एसएचजी चलाए गए। एसएचजी प्रमोट करते थे स्मॉल सेविंग्स को, किसके बीच में? मार्जिनल फार्मर्स हो गए, लैंडलेस लेबरर हो गए, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर, आर्टिसंस वगैरह वगैरह, जो छोटे समाज के जो छोटे तबके का जो लोग होते हैं, ठीक है ना। और जो भी पैसा इकट्ठा होता था, पूल्ड मनी होती थी, उसको नीडी मेंबर को दिया जाता था, वो भी किस पे? रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, जो कि इंस्टॉलमेंट में भी आप क्या कर सकते थे? रीपे कर सकते थे। बच्चों यही जो कंटेंट है, इसमें से कुछ बुलेट आप चाहे तो किसमें भी लिख सकते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट में भी लिख सकते हैं। लेकिन अब जो बाद की जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला ये मत लिखना कोऑपरेटिव क्रेडिट, कभी ये भी ठोक के आओ उधर, फिर तो गलत हो जाएगा। कह रहे कि कब तक? 2000 मई 2019 तक लगभग 6 करोड़ महिलाएं और कितने लाख एसएचजीज का पार्ट थी? 54 लाख एसएचजीज का पार्ट थी। 10 से 15 हजार रुपए पर एसएचजी इकट्ठा कर लेते थे ये लोग, जो ग्रुप्स होते थे,
और गवर्नमेंट ने बाद में लिंक किया बैंकिंग सिस्टम से। 2.5 लाख गवर्नमेंट क्या देती थी अपनी ओर से एसएचजी को, एक सीआईएसएफ बोल करके क्या देती थी, एक फंड देती थी, ठीक है ना, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, ताकि ये क्या कर सके बच्चों, ये एक रिनोवेटिंग फंड था, ताकि क्या कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कुछ तो कार्यक्रम कर सके, कोई लोग छोटी छोटी चीजें खोल सके अपने की, ताकि खुद के लिए रोजगार क्या कर ले, वो जनरेट कर ले, ठीक है ना। इस तरह के जो क्रेडिट प्रोविजन थे बच्चों, इनको ही क्या बोला जाता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स बोला जाता है ना। और खासकर एसएचजी के लिए तो ये बोला जाता है कि इन्होंने किसको एम्पावर किया, हाँ, महिलाओं को इन्होंने क्या करने का काम किया, एम्पावर करने का काम किया। और बच्चों एक बहुत अच्छी बात ये है कि सेविंग की हैबिट भी क्या हो जाती है, और ये फीमेल मेंबर से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। जितने अच्छे से वो लोग सेविंग करती है तो उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता बेटा। छोटी छोटी अमाउंट भी बचा करके, कभी आप सुनना नारायण मूर्ति की वाइफ सुधा मूर्ति को सुनना, ठीक है ना, कि जब वो इन्फोसिस आज जो इतनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, ठीक है ना, जो पूरा एमएनसी में ही एमएनसी ही है, एमएनसी मतलब कोई इसमें दो राय नहीं है, तो वो कंपनी चालू कैसे हुई, कि एक फीमेल मेंबर की सेविंग से। तुम थोड़ा स्टोरी देखना, इंटरव्यू सुनना उनके, कि कैसे वो कंपनी चालू हुई, कि उनकी सेविंग से वो इतनी बड़ी कंपनी क्या की उन्होंने चालू की। मतलब उस टाइम पे इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन शुरुआत बेटा छोटी होती है ना। ऐसे नहीं हो तो शुरू में तुम सीधा ऊपर नजर देखोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप कॉन्टिन्यूसली चलते तो पक्की बात है, अगर शिद्दत के साथ काम करोगे तो ग्रोथ होगी, है ना। भले ही बुरे दिन आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होती है ग्रोथ। फिर बच्चों लास्ट में बोल रहे हैं, मैं कहीं इधर उधर भावनाओं में बह करके निकल गया था, वापस से कम टू द पॉइंट। हाँ जी, इन पे आरोप लगाए गए, किन के ऊपर, हाँ जी, एसएचजी के ऊपर आरोप लगाए गए। क्या आरोप लगाए गए, हाँ, कि इन्होंने जो पैसे जो ये यूज करते थे, ये किसके लिए यूज कर लेते थे, पर्सनल पर्पस के लिए, कंजप्शन पर्पस के लिए, ना कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। जिससे कि इन्होंने मतलब इस कॉन्सेप्ट से, इस एक्टिविटी से इनकी जो हालत थी ना, वो और बद से क्या हो गई। पहले तो ये था कि खाने के लिए था ही नहीं, अब खाने के लिए अब भी नहीं है, खाने के लिए अब भी नहीं है, लेकिन सर पे एक लोन और लेके बैठ गए, जिसका इंटरेस्ट जो है चालू है। बात समझ में आ रही है। तो वो चीज ऐसे इन पे आरोप लगाए गए, बिकॉज क्योंकि ये जो सेक्शन जिनमें बहुत ज्यादा मतलब इन ग्रुप्स में जो पार्टिसिपेशन था, वो ऐसी फैमिलीज का था जिनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, और लोग अपने गम को भुलाने के लिए क्वार्टर वगैरह लगा लेते शाम को, कह रहे कि जिंदगी में है ना चिल रहेंगे, तो इधर उधर पैसे उड़ा दिए। खासकर सुनो, महिलाओं ने तो पैसे जोड़े, उनके जो मेल मेंबर्स है, उनके जो हस्बैंड है, ठीक है ना, उनकी फैमिली के जो मेल मेंबर, उन्होंने पैसे इधर उधर खर्ची कर दिए, है ना। ऐसा हुआ। इन चीजों को लेकर के आप थोड़ा देखोगे तो, सर्च करोगे तो मार पिटाई भी हुई, फैमिलीज में लड़ाई झगड़े। मान लिया फीमेल मेंबर बोल रही है नहीं देने का पैसा, है ना, तू निकल जाए इधर से, मैं दूंगी नहीं पैसा तेरे को इस काम के लिए, ये और वो। तो ऐसे मतलब बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस है वो भी मर्ज हुई, कि जहाँ पे डाइवोर्स तक भी बात इस तरह की, मतलब डाइवोर्स इन द सेंस कि वो छोड़ दिया फीमेल मेंबर को, तो इस तरह की चीजें थी। नेक्स्ट है बच्चों, अब इसको क्या करते हैं, ये एक हमने पोर्शन देखा रूरल बैंकिंग का, अब इसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मतलब वही देखेंगे क्या सही था और क्या गलत था। काफी चीजें सही भी हुई, लेकिन काफी हद तक कुछ कमी भी थी। तो कह रहे हैं कि जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ बैंकिंग सिस्टम का, उससे नो डाउट कि रूरल एरिया में क्या हुआ, तरक्की हुई है ना। खासकर किसमें, फार्म सेक्टर में, नॉन फार्म सेक्टर में, है ना, लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ठीक है ना, इनकम बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। लेकिन कह रहे ग्रीन रेवोल्यूशन आफ्टर द सॉरी हाँ, साथ में बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो क्रेडिट फैसिलिटीज है, उन्होंने क्या किया है, फार्मर को काफी क्या की है, हेल्प की है, डिफरेंट वैरायटी के क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। फिर भी कह रहे इवन देन, इतना कुछ होने के बावजूद भी कह रहे देयर आर सेवरल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जो किसको प्रॉब्लम थी, जो किसको फेस करनी पड़ रही थी, बोलो ना यार, किसको फेस करनी पड़ रही थी, हाँ, फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही थी। अब वो प्रॉब्लम्स है क्या, पहली प्रॉब्लम मैंने पूरी कहानी बनवा के बताई थी बच्चे लोग, आपको बहुत अच्छे समझाया था, बहुत टाइम लिया था, एक क्लास लगाई थी इसी टॉपिक पे। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जितनी रिक्वायरमेंट थी रूरल क्रेडिट की, वो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हुई। पैसा चाहिए 1000 करोड़, अलॉट हुए कितने, 600 करोड़, ये दिक्कत थी। दूसरा, जो जिनको वाकई में जरूरत थी, जो वाकई में जिनको जो हकदार थे, जिनको जरूरत थी, उन पे ध्यान नहीं दिया गया, जबकि जो वेल टू डू फार्मर्स थे उन्हें ही लोन दिए गए। हाँ बोलो ना, तो मकसद तो पूरा हो नहीं पाया। पहले तो 600 करोड़, तुम कहोगे पहले तो 600 करोड़ भी नहीं थे, अब तो 600 करोड़ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मकसद तो पूरा नहीं हो पाया ना। 600 करोड़ में जिनको जरूरत थी उनको तो मिला नहीं,
मिला किनको, जिनकी क्या थी पहले से गुडविल, या जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले से ही क्या थी, अच्छी थी, तो ये हुआ है। लेसर अटेंशन पे किया गया किसके ऊपर, नीडी फार्मर्स के ऊपर। नेक्स्ट है बच्चों, जो अमाउंट थी किसकी, लोन की, है ना, वो क्या थी, इनएडिक्वेट थी। क्या थी, इनएडिक्वेट थी, मतलब चाहिए, अब मान लिया, अब इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा है, किस पे बात कर रहा है, मान लिया एक बंदे को चाहिए 5 लाख रुपए, उसे दिए 3 ही लाख रुपए। अब हुआ यूं कि उसको काम करना है, जैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट अभी उधर डिसीजन पढ़ रहे हो, मैं आपको बिजनेस में पढ़ा हूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट लगेगा 5 लाख रुपए में, कितने में लगेगा, बैंक ने फंड्स जो सैंक्शन किए, लोन सैंक्शन किया, कितने का किया, 3 लाख का सैंक्शन किया। अब प्रोजेक्ट तो लग नहीं पाएगा। अब वैसे तो पैसे कम पड़ गए, लेकिन देखने में ज्यादा भी है, वैसे तो पैसे कम पड़ गए लेकिन पैसे है भी, अब लगाओ इन्हें ठिकाने लगाओ, है ना, तो इधर उधर लगा दिए, तो वैसे क्या हुई, दिक्कतें हुई, क्योंकि जो अमाउंट जितनी सफिशिएंट थी, जितनी रिक्वायर्ड थी अमाउंट, उतनी नहीं दी गई। तो फिर यहाँ पे क्या किया फार्मर्स ने, फंड्स का जो पर्पस था वो क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, ऐसे में नहीं तो ऐसे काम में आएंगे। वही वाली बात, वो जो एसएचजी में कार्यक्रम चालू हुआ था, प्रोडक्टिव के लिए नहीं अनप्रोडक्टिव के लिए खर्च करना चालू कर दिया। इससे हुआ क्या, बाद में फार्मर्स ने कह दिया जी हमारी तो हालत खस्ता है, हम कहां से दे, प्रोजेक्ट तो लगा नहीं था, पैसे इधर उधर हो गए, अब कहां से दे बताओ। तो बैंकों के क्या हुए, एनपीए हुए। क्या हुए, वो तो नहीं बता रहा हूँ, इसमें एक और कहानी बताई थी मैंने कि और क्या गेम खेला किन्होंने, जो बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने भी क्या गेम खेला, वो तो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है रिवीजन में समझाना, अगर आप चाहते हो तो वहीं पे देख सकते हो, वहां पे बहुत अच्छे समझाया था मैंने। तो कह रहे हैं कि डी पॉइंट में बता रहा है कि डिफॉल्ट रेट क्रोनिकली क्या हो गया, बहुत तेजी स्पीड से बढ़ गया, जहाँ पे इंटेंशनली लोगों ने मना कर दिया पैसा देने के लिए, और ये आरोप लगाए गए इनके ऊपर भी, फार्मर ने क्या किया कि पैसा देने से जानबूझ के क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है ना। और यही काम किसने भी किया था, जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने भी किया था, क्योंकि अल्टीमेटली घुमा फिरा के तो पैसा उनसे आया था ना, आया बैंक से था, उनके पास आया, फिर उनसे जो नीडी फार्मर थे उनके पास आया। तो इस तरीके से ये सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या हो सकता था, ये क्या क्या किया जा सकता था, तो बैंक को क्या करना था, अपना अप्रोच चेंज करना था। क्या करना था, वो जस्ट जो लैंडर बन के बैठे थे ना कि भाई तुम पैसे ले जाओ, बात खत्म, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें उनके साथ क्या करने थे, रिलेशनशिप बिल्ड करने थे, उन्हें समझाना था, है ना। जैसे एक बच्चे को समझाते हैं प्यार से कि भाई ये देखो फाइनेंशियल मैटर में ऐसे सोच समझ के डिसीजन ले जाते हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हें पैसा नहीं मिला तो तुम अब उधर उधर उड़ा दोगे। 3 लाख मिले तो 3 लाख में क्या करो, कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट देखो जो 3 लाख में लग सकता है, उनकी इनकम थोड़े जनरेशन में उनको थोड़ा गाइडेंस दो, है ना, ताकि वो ट्रैक पे रहे, वरना तो तुम्हारा पैसा डूबेगा। तो बैंक को अपना थोड़ा अप्रोच चेंज करना था, ये तरीका हो सकता था। और फार्मर को भी एनकरेज करना चाहिए था कि उन्हें भी क्या करनी चाहिए, पैसे बचाने की जो हैबिट है वो डेवलप करनी चाहिए, ठीक है ना, और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है आपको। तो ये बच्चों हुआ क्या, अप्रेजल हुआ किसका, बोलो ना, हाँ जी, रूरल क्रेडिट का। इतनी बात समझ में आती है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। एक फेज तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इसका, रूरल बैंकिंग, ठीक है ना, या एग्रीकल्चरल क्रेडिट वगैरह जो भी आप बोलो। अब दूसरा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। पैसों की दिक्कत मान ले चलो सॉल्व भी हो जाए, जो कि नहीं हुई, अभी हम देख के आए हैं, पैसों की दिक्कत सॉल्व हो जाए तो और भी तो दिक्कतें थी, ठीक है ना। अब बच्चों जब मुसीबत है तो एक के ऊपर एक आती है। जैसे मैं कल अपना एग्जांपल दूं कल का, तो कल सुबह से दिमाग खराब हो गया कि वीडियो क्या नहीं हुई, उसकी आवाज नहीं आई, ठीक है ना। दूसरा घर जाके क्या हुआ कि जब वो नोट्स की प्रिंटिंग के लिए गए थे, वो बुक की प्रिंटिंग के लिए गए थे, इनके सबके बॉर्डर हट गए ये सब हट गया, मेरा दिमाग खराब, ठीक है ना। तो एक के ऊपर एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी कहीं अपने आप को संभालना होता है कि कीप काम नहीं हो जाएगा। फिर वो शाम तक कुछ तो करके, कुछ तो बुला करके बंदे को वो सारी चीजें सॉल्व हुई। सेम है यहाँ पे भी है, ठीक है ना। अब वो फार्मर्स की एक मुसीबत से पीछा छूटा तो एक नई प्रॉब्लम। अभी तक तो गम किसका था, सुनो, अभी तक तो गम किसका था कि पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो क्रॉप ही प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। अब पैसा मान लिया चलो अभी जो कि नहीं आया, लेकिन फिर भी मान लेते जो कि पैसा आ गया, जो पैसा आ गया, अब और भी नई तरह की दिक्कतें हैं। अब बात यह है कि वेयर हाउस नहीं है, इतना पैसा मिला नहीं कि वेयर हाउस भी बना ले, या अगर रेंट पे ले ले तो होना भी तो चाहिए ना, उसके लिए गांव में वेयर हाउस तो वो नहीं है ना। मार्केटिंग हम नहीं कर सकते। अब नमन भैया मार्केटिंग का क्या मतलब है, हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, असेंबलिंग नहीं कर सकते, पैकेजिंग नहीं कर सकते, ब्रांडिंग नहीं कर सकते, लेबलिंग नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो ये सारे काम में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या हुई, अराइज हुई। हाँ भैया, दरअसल क्या हमारी जिंदगी में स्ट्रगल लिखे हुए हैं, है ना।
सारे जितने भी ऊपर वाले ने स्ट्रगल है कोई, लेकिन हम भी विश्वास नहीं तोड़ेंगे, हम भी बिल्कुल, हम भी पूरा शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, है ना। कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। खैर चलो, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम कह रहे हैं कि जो रूरल पीपल थे उन्हें केवल मनी के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही थी, उन्हें और भी मार्केटिंग के रिगार्डिंग भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि जो इशू था किसका, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, वो इतना अर्जेंट था कि उस पर बहुत ज्यादा हमें क्या देने की जरूरत थी, ध्यान देने की जरूरत थी टाइम रहते हुए। अगर टाइम रहते हुए ध्यान नहीं दिया तो फिर चीजें निकल जाएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा फिर उसके बाद, फिर पछताने से अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी समझते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है। अच्छा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे क्या होता है बच्चे लोगों, असेंबलिंग होती है। अरे कराया था मैंने, आप ऐसे मत करो, चुप नहीं बैठ सकते आज आप, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें असेंबलिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, पैकेजिंग होती है। ले लो, ले लो, क्या यार, एक बारी सब्जी मंडी बना के छोड़ोगे बिल्कुल। इधर देख लो, चलो मैंने तुम्हें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग समझने के लिए बोला था, उधर ऐसे मंडी में जाके है करने के लिए मैं बोला था। सुनो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे असेंबलिंग माने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इकट्ठा किया जाता है, प्रोसेसिंग उसे प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उसको अगर कैटेगराइज कर सकते हैं हम तो उसके लिए प्रोसेसिंग में डालना जरूरी होता है, तो वो प्रोसेसिंग की जा सकती है। ग्रेडिंग उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग के बाद डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना। पैकेजिंग फिर उसे अकॉर्डिंगली क्या करना, पैक करना, है ना। उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग वो सब यहीं पे आ जाती है, ऐसा मान के चलो आप। फिर वो जब पैकेज हो गया तो उसे क्या करना, स्टोर करना। और फिर जब स्टोर हो जाएगा, जब डिमांड आएगी तो उसे क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। और ट्रांसपोर्ट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेंगे, जो मिडल मैन होते हैं, जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट वगैरह वगैरह, उनके थ्रू करना। तो ये सारा कार्यक्रम जो होता है ये होती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या होती है, कुल मिला के एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ही क्या होता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जिन बच्चों ने वो मार्केटिंग पढ़ा है उन्हें समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, क्योंकि मार्केटिंग की भी तो डेफिनेशन वही होती है, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। ट्रेडिशनल सेंस में से पढ़ते हैं अपन लोग। तो कह रहे कि एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम वो है, एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम वो है जिससे फार्मर अपने सरप्लस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, वो भी फेयर प्राइसेस पे, रीजनेबल प्राइसेस पे, जो उचित दाम है, माने उनकी फसल का उन्हें उचित दाम मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वेयर हाउस की कमी के कारण उन्हें क्या करना पड़ गया, डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ गई, यानी कि मजबूरी में क्या करनी पड़ गई, सेल करनी पड़ गई। और मजबूरी में तुम्हें अच्छा दाम नहीं मिलता है ना, वो आपको जितना जो हकदार थे आप जिस चीज के, उससे कम मिलता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो कह रहे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती थी। पहला, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर, जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे वो क्या कर देते थे, मैनिपुलेशन कर देते थे। कैसे मैनिपुलेशन करते थे, अकाउंट्स में उनके चेंज कर दिया। आई जब फार्मर ने बेची ज्यादा क्वांटिटी, लिख दी कम, ठीक है ना। पेमेंट की एक किस्त क्या लिख दी, फालतू लिख दी। अब पेमेंट किसने करनी है, फार्मर को करनी है ना। तो कह जी हमने तो तुम्हें पेमेंट दे दी थी, तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा, ये वगैरह। तो इस तरह की चीजें थी जो फार्मर को क्या करना पड़ता था, बहुत सारी चीजों का, अनफेयर प्रैक्टिसेस का सामना करना पड़ता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। अब बेचारा फार्मर भी मजबूर था, उसे भी, उसके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन इसलिए होता था क्योंकि उसे मार्केट की नॉलेज। एक बात बताओ, अगर तुम अवेयर हो, सबसे बड़ा वेपन यही है, तुम अवेयर हो, तुम्हें नॉलेज है, तो तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो फिर तुम हर जगह क्या होगे, एक्सप्लॉइट। भाई जिसको मौका मिलेगा वो तुम्हें लूटेगा, लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। तुम अपने खिलाफ, अपने लिए दूसरे गलत के खिलाफ क्या कर सकते हो, आवाज उठा सकते हो। तो फार्मर्स को बेचारे को क्या नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ पे बिकता है प्रोड्यूस, क्या भाव में बिकता है, हमारे इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। जब हमें इस चीज का नहीं पता होता तो फिर सामने वाला कुछ भी बोले, हम, अरे जब होता ना कि हम मजबूरी में है, तो अब तो मजबूरी में फिर कुछ भी बोलो, सामने वाला फायदा उठा देता, तो वो चीज होती है ना। और बस ये है कि हमें अवेयर होने की जरूरत थी, तो ये दिक्कत थी यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउस की कोई फैसिलिटीज वहां पे नहीं थी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना होता था, फार्मर को मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता था, है ना, ऑन द स्पॉट सेल करना पड़ता था। बिकॉज अगर अपने घर में रखेगा या तो वो प्रोड्यूस रहेगा या तो वो रहेगा, ठीक है ना, एक ही रह सकता क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, ऊपर से लाइव स्टॉक भी है और बहुत सारी दिक्कतें थी। तो वो चीजें है बच्चों।
तो ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, ये बता सकते हो आप कि जो डिस्ट्रेस सेल होती है वो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है डिस्ट्रेस सेल? हाँ, जब हमें लोअर प्राइस पे इमीडिएट सेल करना पड़ता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वेरियस फैसिलिटीज, लाइक खासकर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज की वजह से। तो वैसा थोड़ा और इसमें जब पढ़ोगे तो आप लिख दोगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को काफी यहाँ पे क्या देने की जरूरत थी, अपना अटेंशन पे करने की जरूरत थी, ठीक है ना। कि जो प्राइवेट ट्रेडर ये जो गलत कर रहे थे, बाकी दूसरी चीजें थी, तो इनको थोड़ा सुधारने की जरूरत थी। तो फिर वही वाली बात है, टॉपिक वही आया कि जी सुधार क्या क्या हुए, मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। भाई जब कमी थी तो सुधार करने के लिए क्या किया, जैसे उधर क्या है बच्चों, ये चैप्टर का फ्लो ही यही है, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, मतलब समस्या बता रहा है, और समस्या का समाधान बता रहा है, और फिर उसे इवैल्यूएट करता है। ये 4 टॉपिक है, कॉन्सेप्ट। ही मत करो, समझ में आ रही है बात? ध्यान से पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। 4 पार्ट में इसको क्या किया, बाइफरकेट किया। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन, एंड द लास्ट इज इवैल्यूएशन, कि जो प्रॉब्लम थी वो वाकई में सॉल्व हुई क्या नहीं हुई। उसमें भी तुम देख लो, वहां पे हमने रूरल बैंकिंग पढ़ा या रूरल क्रेडिट सिस्टम पढ़ा, क्या होता है मीनिंग। फिर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम वो अरे नॉन इंस्टीट्यूशनल ही तो प्रॉब्लम थी, वो जो 4 हेडिंग थी उनका सॉल्यूशन हमने फिर कितने में किया, 7 हेडिंग में किया। और फिर क्या किया, उसे इवैल्यूएट किया उनमें कि भाई क्या क्या और प्रॉब्लम थी, और उनके कैसे कैसे उनका समस्या का और भी मतलब क्या कैसे समाधान किया, और कैसे क्या और हो सकता था। तो वो चीजें यहाँ पे भी हुई है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फिर उसमें क्या है, प्रॉब्लम, अब उसको सोल्यूशन क्या है उसका, और फिर इसके बाद उसे इवैल्यूएट करेगा वो, ठीक है ना। चलो देखते हैं। आफ्टर वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, अडॉप्ट किए बहुत सारे मेजर्स एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए। उनमें से पहले ऊपर ऊपर से हेडिंग बताओ। पहला, रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट्स को क्या किया, जो भी लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते थे उनके ऊपर लगाम लगाई गई। क्या लगाई गई, लगाम लगाई गई। तो मार्केट को रेगुलेट किया है ना, कायदे कानून बनाए गए कि कोई भाई फार्मर के साथ क्या नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि तुमने वो चीटिंग कर ली, उसको ऐसे बोला कि उसकी वो लेके आया 1 क्विंटल, बोला ये तो 90 किलो है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते। वो पेमेंट को लेकर के चीटिंग की, तो इसके लिए कायदे कानून बनाए गए, ठीक है ना। जो मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि मंडी में वो चुंगी देनी होती है, फिर वो सारा क्या होता है बेसिकली, मतलब वो चुंगी होते हैं ना, उसे ऐसे भी बोलते हैं, एंट्री टैक्स भी बोल सकते हैं एक टाइप से, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, और जब वो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं वो टैक्स टाइप का दे करके, तो फिर हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता, वो बराबर से जो ट्रांजैक्शन होती है वो मॉनिटर होती है। तो रेगुलेट की गई मार्केट को। नेक्स्ट है बच्चों, इंफ्रा डेवलप किया गया। भाई इंफ्रा कम था, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलता, सारे बच्चों को पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं इंफ्रा, ठीक है ना। इंफ्रा डेवलप किया गया, हालांकि ये बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, इंफ्रा जो डेवलप किया गया जितने की रिक्वायरमेंट थी उतना इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ, कमी रह गई थी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, क्या चलाई गई, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, यानी कि जहाँ पे जो फार्मर से उनको ही इकट्ठा करके मालिक बनाया गया, है ना, उनको ही इकट्ठा करके मालिक बनाया गया। भाई जो वे होते हैं कोऑपरेटिव के अंदर, जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, वो मालिक ही तो होते हैं, सारे ओनर ही तो होते हैं। तो अब क्या था, पहले तो जो ट्रेडर होते थे, एजेंट होते थे, वो इन्हें डोमिनेट करते थे फार्मर को, बिकॉज इनके पास छोटी छोटी क्वांटिटी होती थी। अब ये किसको डोमिनेट कर रहे हैं, ट्रेडर को, या बड़े बड़े जो भी मार्केट में जो सप्लाई जो वो है मतलब सेलर है, उनको क्या करते थे, डोमिनेट करते थे कि भाई देख हमारे पास तो इतनी यूनिट है, और जो कि बहुत ज्यादा यूनिट है, ठीक है ना, तुझे बता हमें तो इस भाव में बेचनी है, तुझे लेंगे तो बता, वरना हमारे पास तो बहुत है खरीदार। पहले वो डोमिनेट करते थे, अब ये डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसमें अमूल का सबसे बड़ा रोल है। किसका रोल है बच्चों, पूरी केस स्टडी सॉल्व की थी हमने, मतलब देखी थी वहां पे अमूल ने कैसे कैसे क्या क्या किया था। तो ये कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मकसद था ताकि फेयर प्राइस मिल सके किसको, फार्मर के प्रोडक्ट को, और फार्मर को उनके प्रोडक्ट का उचित दाम मिल सके। मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई यहाँ पे क्या करने के लिए, कलेक्टिवली अपने आउटपुट को बेचने के लिए, ताकि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या उठा सके, फायदा उठा सके, और उससे हमें बेटर प्राइस मिल सके। गुजरात ने इसमें क्या किया, काफी अच्छा रोल प्ले किया है, जहाँ पे अमूल निकल के आती है, और फिर बाकी इसको आगे स्टेट्स ने भी, दूसरे स्टेट्स ने भी क्या किया, फॉलो किया। कुछ प्रॉब्लम भी थी यहाँ पे, प्रॉब्लम ये थी कि बहुत अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाया, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ये तीसरा पॉइंट लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाया। जो फार्मर मेंबर थे वो सारे के सारे क्या नहीं हो पाए, कवर नहीं हो पाए, मतलब सारे लोग नहीं आ पाए, वो पहले पॉइंट में बोला है। और प्रॉपर लिंकेज नहीं था किसके बीच में, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स के बीच में। यहाँ पे जो मार्केटिंग सोसाइटीज थी इस तरह की, और जो
प्रोसेसिंग सेंटर से, उनके बीच में लिंकिंग नहीं हो पाए, क्योंकि प्रोसेसिंग होता है प्रोडक्ट तो ही तो फिर ग्रेडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो थोड़ा वहां पे दिक्कतें थी। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट ने अभी 3 हेडिंग हमने क्या क्या पढ़ी, रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा हाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, तीसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है ना, चौथा है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर सब हेडिंग चलेगी, अलग अलग पॉलिसी बनाएगी, जैसे कि एमएसपी क्या बनाएगा, 23 फसलों पे सरकार क्या करती है, एमएसपी लॉन्च करती है 22+1। 22 पे क्या, एमएसपी, एक पे एफआरपी, होता है एफआरपी एमएसपी ही है, बात समझ में आती है, बस उसको गन्ने पे होता है, वो शुगर केन पे फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो फार्मर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एमएसपी गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्च किया बहुत सारी फसलों पे, और ये एक ऑफर प्राइस होता है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा, सरकार ऐसा बोलती है फार्मर को कि कोई नहीं खरीदेगा तो हाँ अपन लोग इधर हम खरीदेंगे जो प्राइस हमने बोला है, टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा में बिकता है तो ज्यादा में बेचो, नहीं बिकता तो टेंशन नहीं लेने का, अपन लोग इधर हम खरीद लेंगे। तुम बोलोगे गवर्नमेंट क्या करती है, अभी ये बूस्टर पॉइंट बाद में पढ़ाऊंगा, तुम बोलोगे गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, दूसरा गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक बनाती है, क्या बनाती है, एमएसपी लॉन्च किया, नहीं बिका फार्मर का तो जाके अपन दुखड़ा किसके सामने रोएंगे, गवर्नमेंट के सामने कि जी तुम खरीद लो, बोले रो मत हम खरीद लेंगे, हमने बोला है, टेंशन नहीं लेने का। गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक बनाती है, उसे स्टोर करके रखती है, इसका मकसद क्या है, ताकि रेगुलरिटी बनी रहे किसमें, सप्लाई में, जिस टाइम में क्या हो, दिक्कत हो देश के अंदर, कुछ तो डिजास्टर हो जाए या कुछ तो कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए फूड सप्लाई की, तो उस केस में रिलीज की जा सके क्वांटिटी, एक तो ये, और दूसरा बाकी तीसरा फिर यहाँ पे आ जाता है कि गवर्नमेंट क्या चलाती है, पीडीएस चलाती है, क्या चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये उसमें भी काम में आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे कम रेट में सरकार क्या करती है, हाँ जनता को जो नेसेसिटी जो आइटम्स होती है वो प्रोवाइड कराती है। देखो फार्मर से महंगे में खरीद रही है सस्ता माल, और फिर महंगा माल किसको सस्ते बेच रही है, ये सारा कार्यक्रम क्यों हो रहा है, सस्ते में जनता को जो बेच रही है महंगे में खरीद करके फार्मर से, सारा काम क्यों हो रहा है, सोशल वेलफेयर के नाम पे, किसके नाम पे, सोशल वेलफेयर के नाम पे, समाज का क्या करना है, भला करना है, सबका इंटरेस्ट को क्या करना है, हमें कंसीडर करना है, फार्मर का हो चाहे वो इंटरेस्ट, चाहे वो जनता का हो, ठीक है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये चीज है यहाँ पे। अच्छा ये जो बफर स्टॉक बनाते हैं कौन बनाता है बच्चों, एफसीआई, बोले तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जिम्मा किसको दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एफसीआई को दी गई है, ठीक है ना। ये पीडीएस के बारे में बोल चुका, पीडीएस में काफी सारी, पीडीएस में क्या क्या चीजें मिलती है, वीट, राइस, पल्सेस, केरोसिन ऑयल, बच्चे बोले थे बंद कर दिया अभी ये, ठीक है ना, रिफाइंड भी कभी कभी ये भी मिलता है, ठीक है ना, तो बेसिक नेसेसिटीज जो होती है मिलती है, ठीक है। इनमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, सुनो, हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है प्रॉब्लम्स को, लेकिन सारे बच्चों को पता है, 11th में भी हम पढ़ के आते हैं माइक्रो में, फिर भी सुन लो, क्या पता इनकी प्रॉब्लम है कि पीडीएस में क्या क्या प्रॉब्लम रहती है। एक तो क्या रहती है कि इनसफिशिएंट है, ये जो पीडीएस जो सिस्टम है इनसफिशिएंट है, मतलब रिक्वायरमेंट इनकी ज्यादा है, मार्केट में ज्यादा होने चाहिए जबकि ये कम रहते हैं, मतलब जो पर पीडीएस जो एक गल्ले की दुकान, सरकारी जो सस्ते गल्ले की दुकान होती है, उनके ऊपर रश बहुत ज्यादा होता है, 2-2 3-3 मोहल्ले कई बार उसमें एक में चिपकाए हुए हैं, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो उधर बदतमीजी कर रहे हैं उनके साथ, इस तरह की प्रॉब्लम है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऐसे हो रही है, हल्की क्वालिटी का उन्हें क्या कर रहा है, दे रहा है, और जो बढ़िया गवर्नमेंट की तरफ से आई थी वो मार्केट में बेच के आ रहा है, ठीक है ना, उन्हें मना कर दिया, उनसे झूठ मूठ में क्या कर लिया, जो अनपढ़ लोग आते हैं जिनको पता नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको झूठ मूठ में अगले महीने के भी क्या करा लेता है, वो अंगूठा लगवा लेता है, फिर बोलता है इस बार तुम्हारा नहीं आया, खत्म हो गया, वो किसी और को बेच देता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो अनफेयर है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर पूछा जाए तो आपको। अब बात करते हैं बच्चों इनके रिवीजन की। एमएसपी कौन रिलीज करती है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, चाहे भले ही ये नीचे वाला पता हो या ना पता हो। ये बच्चों मैंने अमेंडमेंट की थी यहाँ पे उस दिन जब मैंने डिस्कस किया था आपको, तो ये चीजें क्लास में डिस्कस की थी, आई थिंक जिस दिन मैंने आपको दोपहर में बुलाया था, बराबर से यहाँ पे कन्हैया ने बहुत हेल्प की थी, वो सारी चीजें लेके भी आया था जो यहाँ पे हमने दिखाई थी आपको कि कौन सी चीज क्या होती है। इनफैक्ट मैंने इन पे नाम भी लिखा है यहाँ पे, उस दिन तो थोड़ा बहुत मुझे भी कंफ्यूजन था तो मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है। ये भले पता हो ना पता हो देख लो फिर भी एक बार, लेकिन वो तो जरूर पता होना चाहिए कि एमएसपी कौन रिलीज करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। अब वो जो 23 फसलें होती है उनमें कौन कौन है, 7 तो सीरियल्स है, नाम नहीं बोलूंगा बस, अब 5 पल्सेस है, 7 ऑयल सीड है और 4 कमर्शियल क्रॉप है। बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, पक्का लिख के ले लो मेरे से, इसमें तो कुछ भी नहीं पूछेगा, बस CACP का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और ये बताई दिया मैंने आपको कि शुगर केन पे जो एमएसपी होता है वो FRP होता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। नेक्स्ट है बच्चों, अब ये कह रहे हैं कि इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स।
अभी तक ये क्या बता रहा था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है ना, क्या क्या कदम उठाए हैं। मार्केट को, बोलो ना, मार्केट को रेगुलेट किया। क्या किया? रेगुलेट किया। दूसरा, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप की। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग चलाई। और चौथा, बोलो ना, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं है, हाँ बोलो ना, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। और उसके अंदर तीन चीजें, एमएसपी, बफर स्टॉक, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, और तीसरा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नमन भैया, अभी तुम बोले थे मीनिंग कराता है वो, प्रॉब्लम बताता है और सॉल्यूशन देता है, तो फिर ये चौथा टॉपिक कहां से टपक गया? अरे सॉल्यूशन का ही ये दूसरा क्या है, पार्ट है, दूसरा बच्चा बोल सकते हो ऐसे। क्या बोला? इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। कह रहे और भी क्या, मतलब देश के अंदर नए नए क्या तरीके इमर्ज हुए, तो वो बता रहा है। पहला है, बोल रहा है कि फार्मर्स मार्केट ओरिजिनेट हुई। कौन ओरिजिनेट हुई बच्चों? फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट बोले तो हाँ, मंडी। मंडी सिस्टम किस में आया? पिक्चर में आया, है ना। जहाँ पे क्या होता था कि किसको, ये जो फार्मर्स थे, फार्मर अपना जो प्रोड्यूस था वो डायरेक्टली किसको जाके बेच सकते थे? मंडी में जाकर के कंज्यूमर को बेच सकते थे। इसमें मिडिल मैन क्या हो जाते थे? हट जाते थे। तो किसका? कंज्यूमर का भी फायदा, फार्मर का भी फायदा। कंज्यूमर को कुछ सस्ता मिल रहा है और फार्मर कुछ महंगा बेच पा रहा है, क्योंकि बीच में से कौन हट चुके थे? मिडिल मैन। समझ आ रही है आपको बात बच्चों? बहुत लेंथी चैप्टर है, 1 घंटे में कवर कर पाना बहुत अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। मैं बहुत तेज स्पीड से बोल रहा हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप मेरी स्पीड मैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इतना तेज स्पीड में बोलने में, लेकिन क्या करें कि अपना टारगेट है, करना ही है उसे आज, ठीक है ना। तो सारे बच्चे ध्यान से, अभी हो जाएगा, बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कह रहे कुछ एग्जांपल बता रहे हैं मंडी के, जैसे कि अपनी मंडी कहाँ पे? हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में। फिर हड़सपुर मंडी कहाँ पे? पूना में। वो नाम है, उन मार्केट के नाम है, ऐसे मत समझो ये पता नहीं अजीब सा कहां से तो कुछ तो क्या आ गया, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, जैसे अपने तुम देखो जो ऊपर वाला है ये थोड़ा अपने एरिया का नाम है, तो तुम्हें थोड़ा रिलेटेबल सा ऐसा फील होता होगा। अब ये हड़सपुर मंडी है तो इधर की लैंग्वेज है, उधर मराठी लैंग्वेज है, तो पुणे में ऐसा है ना। रायतू बाजार कहाँ पे? तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट मार्केट्स। और उजावर सैंडीज कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ये तो फार्मर्स मार्केट ओरिजिनेट की गई। फिर सीधा किसको किससे कनेक्ट कर दिया गया? फार्मर्स को नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी से अटैच कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, है ना। जहां पे क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, नेशनल कंपनीज होती है, वो फार्मर्स को अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी कि भाई हमें तो ये चाहिए, जैसे हमें ये क्वालिटी का टमाटर चाहिए, साइज का टमाटर चाहिए, तो ये आप प्रोड्यूस करो, इसके लिए हम आपको सीड भी देंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको इक्विपमेंट्स भी देंगे, मेहनत आपने करनी है। और प्राइस भी क्या रहता था? फिक्स रहता था। क्या रहता था? फिक्स रहता था, कि चाहे भले मार्केट में प्राइस कम ज्यादा हो, लेकिन प्राइस यही रहने वाला है। इसमें भी फार्मर्स को बहुत ज्यादा क्या हुई? प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अब मान लिया प्राइस क्या हो गया? सस्ता हो गया। प्राइस क्या हो गया? सस्ता हो गया, तो क्या हो गया? चलो मान लिया इनका क्या हो गया? फायदा हो गया। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज्यादा क्या हो गया? महंगा हो गया, तो इनको फार्मर को क्या हो जाता था? नुकसान हो जाता था। दूसरी बात, उनके पास जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके पास टेक्निकल टीम, प्रोफेशनल टीम, लीगल टीम सब होती है, सारे लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं काम करने वाले। फार्मर बेचारा इनोसेंट रहा, है ना, वो तो गुड फेथ में कुछ भी जैसा वो बोलेगा ऐसा कर ले, तो एक्सप्लॉयटेशन उनका यहाँ पे भी होता था। हालांकि अच्छा ये हुआ कि बीच के सब मिडलमैन हट गए, फार्मर को ज्यादा पैसा कमाने का क्या था? मौका था। तो ये चीज है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा जो मैंने हाल फिलहाल में ऐड किया था, तानवा। तानवा क्या होता है? तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर। ये एक इनिशिएटिव था जो किस गवर्नमेंट ने चलाया? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने चलाया, जहां पे वो क्या करना चाहते थे? महिलाओं का पार्टिसिपेशन चाहते थे, किसमें? एग्रीकल्चर में। और उन्होंने क्या किया? उनको स्किल्ड ट्रेनिंग दी, ठीक है ना, मॉडर्न टेक्निक सिखाई, ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में क्या हो? ज्यादा हो, और इससे फाइनली क्या हो? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ जाए और उनकी फैमिली इनकम बढ़ जाए, ठीक है ना। ये तानवा हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन। अब ये सब देखो, ये टॉपिक काफी बहुत बड़ा है। जो सोल्यूशन है किसके? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की जो सोल्यूशन है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले तो क्या पढ़ा हमने? चार वो पढ़े, है ना। वो चार में चौथे के अंदर 3 हेडिंग थी। फिर हमने इमर्जिंग मार्केटिंग चैनल्स पढ़े। इमर्जिंग में कितने पढ़े? 2। पहला फार्मर्स मार्केट का ओरिजिनेशन हुआ, और दूसरा अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। वो कह रहे और भी सोल्यूशन है इसके, और भी सोल्यूशन है, वो डिफरेंट ऑल टुगेदर एक अलग ही टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, लेकिन चलिए वही रहा है। वो कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन भी तो सोल्यूशन है। क्या भी है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कि वो कह रहे हैं कि एक ही सोर्स पे डिपेंड होना काफी क्या रहता है? रिस्की रहता है। तो दैट्स व्हाई आपको क्या करना चाहिए? अपने लिवलीहुड के लिए क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफाई करना चाहिए, दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक आपकी इनकम क्या होती रहे? जनरेट होती रहे। तो रीजन यही थे, एक तो रिस्क था,
और ताकि तुम्हें क्या मिल जाए, और भी ज्यादा ऑप्शन मिल जाए परमानेंटली। बेनिफिट क्या थे, वो कह रहे हैं कि जो काफी ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज जो रहती है किसमें, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, वो खरीफ सीजन में रहती है। खरीफ मतलब जो समर की जो क्रॉप्स रहती है, ठीक है ना। वो कह रहे रबी सीजन में, यानी कि जो विंटर क्रॉप्स होती है उनमें काफी क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है, कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, क्योंकि वहां पे काम इतना ज्यादा होता नहीं है सर्दियों में। तो कह रहा है कि उसके रीजन बता रहा है कि अब बेनिफिट बता रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट क्या है, क्योंकि तुम अगर एक ही चीज पे कंसंट्रेट हो तो प्रॉब्लम है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें अब दूसरी चीजों में आओगे तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा इनकम कमा सकते हो। और तीसरा, आप जो पॉवर्टी की जो गिरफ्त में हो उससे बाहर निकल के आओगे, जो ट्रबल्स, जो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स का जो सामना करना पड़ता है उनसे आप बाहर निकल जाओगे। नेक्स्ट है बच्चों, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन करना, और डाइवर्सिफिकेशन किसका करना, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का। पहला तो बोल रहा है एग्रीकल्चर में रहो लेकिन मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में आ जाओ, और दूसरा बोल रहा है एग्रीकल्चर, व्हाई नॉट अदर्स, है ना, दूसरी एक्टिविटीज में आ जाओ। एग्रीकल्चर को तो थोड़ा साइड करो, बाकी भी ऑप्शन है आपके पास। पहले में एग्रीकल्चर के अंदर ही रहने की बात कर रहा है, दूसरे में एग्रीकल्चर से बाहर निकलने की बात कर रहा है। तो पहले को देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे किसकी बात की गई, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की बात की गई, जो किसमें भी बात की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी जो बात की जाती है। इसमें कह रहा है कि एक जो फूड ग्रेन्स की जो आप क्या करते हो, क्रॉप्स करते हो, उगाते हो, उनसे शिफ्ट होकर के किस पे आओ, कैश क्रॉप पे आओ। इनका मकसद था ताकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग को रिप्लेस करके हम किसको ला सके, कमर्शियल फार्मिंग को ला सके। और भारत में कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है आज भी क्या करती है, डोमिनेट मतलब उसमें एग्रीकल्चर में जो शेयर रहता है ज्यादातर किसका रहता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का रहता है। और फार्मर ज्यादा इंपोर्टेंस किसको देते हैं, सीरियल्स को देते हैं, ठीक है ना, क्रॉपिंग सिस्टम में, ताकि उनकी जो खुद की पर्सनल नीड है वो भी क्या हो सके, पूरी हो सके। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम क्या करता है, डिपेंडेंसी कम करता है किसकी, फार्मर्स की, किस पे, एक या दो ही क्रॉप के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है उसको कम करता है। और क्योंकि वो क्या करने, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, लार्ज क्रॉप को प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, फार्मर को हमें एनकरेज करने की जरूरत है कि वो अलग अलग क्रॉप क्या करे, प्रोड्यूस करे, इससे उनकी इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये खरीफ क्रॉप बोला है जून से चालू होती है, अक्टूबर में खत्म होती है। खरीफ क्रॉप को क्या भी बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप बोलते हैं, ऑटम क्रॉप बोलते हैं। राइस, मेज, बाजरा, सोयाबीन और कॉटन यहाँ पे क्या होती है, मेजर खरीफ क्रॉप होती है। रबी क्रॉप कौन होती है, ये ऑपोजिट होती है किसकी, खरीफ क्रॉप की, और ये कब में उगाई जाती है, विंटर में। और जो रबी सीजन स्टार्ट होता है नवंबर से चालू होता है, कब में खत्म होता है, अप्रैल और मई में खत्म होता है। रबी जो क्रॉप्स होती है इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। व्हीट, मस्टर्ड, बार्ले, पल्सेस एंड ओट्स आर सम मेजर रबी क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये एक मेजर और टॉपिक है, इसके बाद इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। या एक काम करो बच्चों, आपके चेहरे देख करके मुझे लग नहीं रहा है कि तुम इसके ज्यादा हालत में हो अभी, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो खाली एक को देख के नहीं होता कि हाँ वो सही बोल रहे, बिल्कुल नहीं नहीं, तू तो अभी बिल्कुल एकदम से एनर्जी के साथ आया ना धो करके। ये बेचारे 3 घंटे से बैठे इधर। तो बच्चों क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है और मैं इसे हवा में नहीं उड़ा सकता, तो इसको मैं भी यहीं पे क्या करता हूँ, इसका सेकंड पार्ट भी मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि बहुत अभी क्या है 50% हुआ है, मैंने 10:30 तक का बोला आपको, टाइम स्ट्रेच करके भी इसके बाद भी काफी, वरना मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल 11 बजेंगे। तो दैट्स वाई इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं, और तुम भी, वरना तुम्हारे भी सर के ऊपर से जाना चालू होगा। आज एक काम करने का, जितना मैंने पढ़ाया 10-11 पेज आपको रिवीजन में कराए आपको, ठीक है ना। तो इसको क्या करने का, आपको पहले करने का है। कोशिश तो ये थी मेरी कि मैं कर दूं इसे, आज ही कंप्लीट कर दूं, लेकिन नहीं कर सकता, बाकी माहौल भी देखना पड़ता है क्लास का, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।